In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Dear students, आज हम ऑस्मो रेगुलेशन और वाटर रिलेशंस ऑफ द सेल को स्टडी करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज कंपेयर टू देयर एनवायरनमेंट। तो ऑस्मो रेगुलेशन दो लफ्जों से मिलकर बनता है। नंबर वन ऑस्मो, ऑस्मो ऑस्मोसिस से निकला है, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। दूसरा लफ्ज रेगुलेशन। रेगुलेशन मीन टू मेंटेन, यानी बॉडी और उसकी एनवायरनमेंट के दरमियान पानी और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, लॉस एंड गेन ऑफ वाटर को रेगुलेट करना या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। तो हम ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन यूं करेंगे, रेगुलेशन of water and solutes between organisms and their environment. लिविंग बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, नॉर्मल फंक्शंस को बरूएकार लाने के लिए बॉडी के सेल्स के अंदर पानी और इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो मिकदार है, उसको रेगुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। तो मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में रहते हैं और इसी तरीके से मुख्तलिफ सेल्स की पानी की और सॉल्यूट्स की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है। तो हर जानदार अपनी बॉडीज़ के अंदर अपनी एनवायरनमेंट के लिहाज से, अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्यूट्स की मिकदार को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, ताकि वो अपने बॉडी के फंक्शंस को सही मानों में बरूएकार ला सके। अब हम वाटर रिलेशंस ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर रिलेशंस ऑफ सेल। हर सेल के अंदर एक मखसूस पानी की मिकदार का होना ज़रूरी होता है। मुख्तलिफ सेल्स की अपनी अपनी एनवायरनमेंट होती है और बॉडी के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। बाज़ सेल्स ऐसे हैं जो वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनके फंक्शंस के लिहाज से उन सेल्स के अंदर पानी की मिकदार मौजूद होती है। तो सेल्स के अंदर पानी की मखसूस मिकदार का होना
सेल्स के अंदर सॉल्यूट्स की और इलेक्ट्रोलाइट्स की एक डेफिनेट क्वांटिटी का मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। असल में जिंदगी है ही पानी के दम से। All living organisms are created with the help of water। तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया है, अल्लाह हैज क्रिएटेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग क्रिएचर। तो सो द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स एंड द स्पेसिफिक amount of electrolyte and solutes in the cells is very important for the normal functions of the cell। अगर सेल्स के अंदर पानी की मिकदार कम हो जाएगी या सेल डिहाइड्रेट हो जाएगा या सेल में से पानी निकल जाएगा तो ड्राई कंडीशंस पैदा हो जाएंगी और उन ड्राई कंडीशंस के अंदर सेल्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो काम नहीं कर सकेंगे। एंजाइम्स वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर। In dry conditions, enzyme cannot work properly. If the enzymes cannot work properly without water, in dry conditions, the metabolism of the cell of the body will be disturbed। पानी की एक मखसूस मिकदार का मुख्तलिफ किस्म के सेल्स के अंदर होना ज़रूरी है। देखें, बोन्स के अंदर 20% वाटर मौजूद है, ब्रेन सेल्स के अंदर 85% पानी मौजूद है। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर 65 से 89% पानी मौजूद होता है और पानी की यह मिकदार सेल्स की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो सो वाटर इज द सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूट इन द सेल। Water is the solvent of solute in cells। Water is the universal solvent। तो हर सेल जो है एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर के मुताबिक उसने अपने आप को ढाला हुआ होता है। तो सो एवरी सेल हैज बीन अडेप्टेड टू डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर। एवरी सेल हैज बीन अडेप्टेड टू defined quantity of water in relation to salts to perform normal body functions। normal body functions। तो सेल्स के अंदर एक मखसूस मिकदार में पानी का होना बहुत ज़रूरी है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए और सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट की जो एक डेफिनेट क्वांटिटी है वो भी सेल्स के अंदर होना बहुत ज़रूरी है फॉर द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द सेल, फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। देयर मे बी 3 टाइप्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट्स। टाइप्स ऑफ extracellular environments।
3 types of extracellular environments may be possible. 3 types of extracellular environments. Number 1, hypotonic environment. Hypotonic environment. Number 2, hypertonic environment. Hypertonic environment. And number 3, isotonic environment. Isotonic environment. These are the 3 types of the extracellular environments. हाइपोटोनिक मीन ऐसी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जो ज़्यादा डाइल्यूट हो, जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो. हाइपो मीन लेस एज कंपेयर टू सेल सैप. तो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कंसंट्रेटेड है, मोर सॉल्यूट मौजूद है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, तो फिर वो होगी हाइपरटोनिक. अगर सेल के अंदर की एनवायरनमेंट और बाहर की एनवायरनमेंट सेम है, उसकी टोनिसिटी सेम है, उन दोनों में सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, तो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट. इन 3 मुख्तलिफ किस्म की जो एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट्स हैं, मुख्तलिफ अंदाज से ये सेल्स को मुतासर करती हैं. तो अब हम देखेंगे what are the definitions of these hypotonic, hypertonic and isotonic environment. Extracellular environments. Extracellular environments. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि देयर में बी 3 टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट्स. नंबर 1, हाइपोटोनिक. नंबर 2, हाइपरटोनिक. नंबर 3, आइसोटोनिक. आइसोटोनिक. Diluted solution as compared to cell concentration is called hypotonic environment. Diluted solution as compared to cell concentration. अगर सेल एक ऐसी इन्वायरमेंट में रखा जाए जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो सेल सैप के मुकाबले में, सेल की इंटरनल इन्वायरमेंट के मुकाबले में वो डाइल्यूट हो, तो उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक एनवायरमेंट. हाइपो मीन्स लेस, यानी लेस सॉल्यूट इन द एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरमेंट एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर एनवायरमेंट. हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स
more high. More concentrated external environment is called hypertonic. More concentrated external environment. अगर सेल के बाहर वाला माहौल ज़्यादा गाढ़ा है, कंसंट्रेटेड है, उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, तो उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट. नंबर 3, आइसोटोनिक. द एक्स्ट्रा सेलुलर environment which resembles to internal solution. The extracellular environment which resembles to internal solution. यानी सेल के अंदर की जो एनवायरनमेंट है या जो सेल के बाहर की एनवायरनमेंट है उसकी कंसंट्रेशन सेम हो, यानी सॉल्यूट की मिकदार सेम हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक. आइसो मीन सेम, हाइपर मीन हायर या ज्यादा, मोर, हाइपो मीन्स लेस. तो सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट्स इन विच सेल्स मे बी प्रेजेंट. तो इन मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में सेल का बिहेवियर मुख्तलिफ होगा. अगर एक सेल को हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा जाए तो हर किस्म की एनवायरनमेंट में सेल का रिस्पांस मुख्तलिफ होगा. अब हम डिस्कस करेंगे रिस्पांस ऑफ द सेल टू वेरियस एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट. रिस्पांस of the cell to various extracellular environments. अगर हम सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखें तो सेल के अंदर पानी दाखिल होना शुरू हो जाएगा. चूंकि बाहर वाला माहौल जो है वो डाइल्यूटेड है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट डाइल्यूटेड है, उसमें साल्ट कम है. सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसमें साल्ट ज़्यादा है, लिहाजा पानी बाहर से सेल के अंदर दाखिल होगा. यानी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से वाटर जो है वो सेल के अंदर एंड ऑस्मोसिस करेगा. सेल के अंदर पानी की एंट्री हो जाएगी और सेल वॉल्यूम में बढ़ जाएगा, फूल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा. तो नंबर 1, सेल इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट. नंबर 1, सेल इन hypotonic environment. Hypotonic environment causes entry of water into the cell. Hypotonic environment
causes entry of water in the cell. And cell becomes turgid. सेल टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा। सेल फूल जाएगा तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। जब सेल के अंदर पानी दाखिल होगा तो सेल का जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा। सेल सॉल्यूशन बिकम्स डाइल्यूटेड। सेल सॉल्यूशन becomes diluted. पानी का इस तरह मुसलसल सेल के अंदर दाखिल होना ये सेल को नुकसान पहुंचा सकता है और सेल फट भी सकता है। तो सो दिस इज हार्मफुल फॉर सेल। This is harmful for cell. Harmful for cell. तो ये सेल के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। अब मैं इस चीज़ को डायग्राम के ज़रिए ज़रा वाज़ेह करूँगा। मसलन ये एक बीकर है, इसके अंदर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मौजूद है। ये सेल है। सेल के बाहर की जो एनवायरनमेंट है वो डाइल्यूटेड है। चूंकि सेल का बाहर वाला माहौल ज़्यादा डाइल्यूटेड है तो उसकी कंसंट्रेशन कम है, पतला है, तो एंड ऑस्मोसिस होगा। पानी जो है वो सेल के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। तो सो पानी सेल के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा और सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इट विल बिकम टर्जिड। तो सो this is turgid cell. This is turgid cell, and this is diluted solution. यानी ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में एंड ऑस्मोसिस होगा। वाटर एंटर्स द सेल कॉन्स्टेंटली एंड सो सेल बिकम्स टर्जिड एंड सो इट विल बी हार्मफुल फॉर द सेल। अगर सेल हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में मौजूद हो तो सेल में जो तब्दीलियां हैं वो मुख्तलिफ अंदाज से रूनुमा होंगी। अब हम देखेंगे कि सेल पर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के क्या असरात होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेल इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट एक ऐसी एनवायरनमेंट है
जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है, सॉल्यूशन जो है मोर कंसनट्रेटेड होता है, जिसके नतीजे में एक्स ऑस्मोसिस होता है, यानी सेल के अंदर से पानी जो है वो बाहर आता है और यूं सेल सिकुड़ जाता है। इन द हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट देयर इज लॉस ऑफ वाटर। There is loss of water. Loss of water from cell. From cell. सेल से पानी बाहर निकलेगा। इसी तरीके से जब पानी सेल से बाहर निकलेगा तो सेल सॉल्यूशन becomes concentrated. Cell solution becomes concentrated. Becomes concentrated. यानी सेल का अंदर का माहौल जो है वो गाढ़ा हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। तो जब सेल में से पानी बाहर निकलेगा, एक्स ऑस्मोसिस होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, तो इस मजहर को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकेज ऑफ द सेल इन द हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। यानी सेल का जो रिस्पॉन्स होगा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में वो ये होगा, सेल के अंदर से पानी बाहर निकलेगा और सेल जो है श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो डायग्राम के जरिए मैं इसकी वजाहत करने की कोशिश करता हूं। ये बीकर है, इसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन मौजूद है, ज़्यादा गाढ़ा सोल्यूशन मौजूद है एज कंपेयर टू इंटरनल सोल्यूशन ऑफ द सेल। तो यूं सेल के अंदर से पानी बाहर जाएगा, यानी एक्स ऑस्मोसिस का अमल होगा और सेल श्रिंक कर जाएगा। दिस इज द श्रिंकन सेल, या इसे कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये जो सॉल्यूशन है, दिस इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ये जो एनवायरनमेंट होगी ये होगी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल का जो रिस्पॉन्स होगा वो हाइपोटोनिक के मुकाबले में मुख्तलिफ होगा। अगर सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर या आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाए तो सेल का रिस्पॉन्स उन दोनों से मुख्तलिफ होगा। यानी जितना सेल में से पानी खारिज होगा उतनी सेल के अंदर पानी दाखिल होगा, यानी एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस जो है वो बराबर होगा और देयर इज नो नेट अपटेक ऑफ वाटर। सो सेल इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन gain and loss of water is same.
from the cell into the environment and from the environment into the cell, तो वो सेम होगा, यानी सेल ना श्रिंक होगा ना टर्जिड होगा, बल्कि सेल नॉर्मल रह जाएगा। इसको हम डायग्राम के जरिए शो करते हैं। यानी ये आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है। जब सेल को हम आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रखते हैं तो सेल जो है वो नॉर्मल साइज का रहता है, नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल, ना ये टर्जिड होगा और ना ये श्रिंक होगा। तो ये जो सॉल्यूशन है ये होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, नो नेट अपटेक ऑफ वाटर, नेट अपटेक ऑफ वाटर बाय द सेल, by the cell। बस इन तमाम डिस्कशन से ये बात साबित होती है कि सेल मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ अंदाज से बिहेव करता है। ये तीनों सिचुएशंस उस वक्त वकूअ पज़ीर होती हैं जब सेल ऑस्मोरेगुलेट नहीं कर रहा होता, जब सेल लिविंग सिस्टम्स के अंदर मौजूद ना हो, बल्कि उसको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा जाए तो वो रिस्पांस शो करता है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में वो फूल जाता है, इट विल बिकम टर्जिड। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में लॉस ऑफ वाटर से श्रिंक हो जाएगा और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल का साइज नॉर्मल रह जाएगा। लेकिन पौधों के सेल्स और जानवरों के सेल्स में इस किस्म की सिचुएशंस रूनुमा नहीं होती, क्योंकि पौधों और जानवरों की बॉडी के अंदर सेल्स जो हैं वो ऑस्मोरेगुलेट करते हैं। सेल अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को नियरली कांस्टेंट रखते हैं। वो अपनी इंटरनल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को, वाटर की कंसंट्रेशन को रिलेटिवली नॉर्मल रखते हैं, स्पेसिफिक रेंज में रखते हैं, नैरो रेंज में रखते हैं। अगर उनमें इस किस्म की तब्दीलियां रूनुमा हो जाएं तो सेल की लाइफ को ख़तरा हो जाएगा और लिविंग सिस्टम जो हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो टू प्रिवेंट दीज सिचुएशंस सेल ऑस्मोरेगुलेट। तो नतीजा ये निकला, रिजल्ट इन सिचुएशन से बचने के लिए सेल जो हैं, जो पौधों की बॉडी में होते हैं या जानवरों की बॉडी में होते हैं, वो ऑस्मोरेगुलेट करते हैं। यानी कि वाटर और साल्ट्स की जो मिकदार है उसको एक नॉर्मल रेंज में रखते हैं ताकि किसी किस्म का प्रॉब्लम पैदा ना हो सके और पौधों और जानवरों की बॉडी को जो है नुकसान ना पहुंचे। टू प्रिवेंट दीज सिचुएशंस, टू प्रिवेंट दीज सिचुएशंस cells osmoregulate themselves. Cells osmoregulate themselves
and keep water and salts balance in plants and animals. प्लांट्स एंड एनिमल्स, पानी और सॉल्यूट्स जो हैं वो पौधों के सेल्स में और जानवरों के सेल्स में एक बैलेंस में रहते हैं, एक स्पेसिफिक रेंज में रहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ऑस्मो रेगुलेशन को स्टडी किया, उसकी डेफिनेशन को देखा और साथ ही वाटर रिलेशंस इन प्लांट्स को देखा। तो 3 किस्म की एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट्स को देखा, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। और ये भी हमने देखा कि जब एक सेल को इन 3 मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में हम रखते हैं तो वो कैसा रिस्पांस शो करते हैं। लेकिन वो सेल्स जो पौधों और जानवरों की बॉडी के अंदर होते हैं वो नुकसानात से बचने के लिए ऑस्मो रेगुलेट करते हैं और पानी और नमकियात, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो स्पेसिफिक रेंज है उसको बरकरार रखते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं और यूं पौधों और जानवरों की लाइफ जो है वो सेफ हो जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।